संगीता ठाकुर बहुत ही तेज़ तर्रार, बहुत ही होशियार लड़की थी। उसने अपने मेहनत के दम पर इंटर के एग्ज़ामिनेशन में 90% मार्क अचीव किया था। लेकिन उसके घर वाले इस चीज़ से अनजान थे, उसे कोई मतलब नहीं था कि 90% क्या होता है, कामयाबी क्या होती है, फर्स्ट डिवीज़न क्या होता है। वो तो बस यही चाहते थे कि अपनी बेटी की जल्द से जल्द वो शादी करा दें, ताकि वो अपने ससुराल में चली जाए, वहाँ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। संगीता चाहती थी कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, ग्रेजुएशन के बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करे और एक बहुत ही अच्छी अधिकारी बने। लेकिन घर वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। अब उसका एक ही आसरा था, किसी भी तरह वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबर से वो कंप्लीट कर लेती है। अब उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद उसका एक ही अब आसरा था कि शायद उसके ससुराल वाले, उसका पति उसका साथ दे पढ़ने लिखने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ जाने के बाद इसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। ससुराल वाली से बार बार ताना मारते हैं कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, क्या तुझे कलेक्टर बनना है? जितना पढ़ लिख लिया वो उतना काफ़ी है, अब तू अपने घर को संभाल, यही तेरी ज़िंदगी है, आगे चल कर तुझे यही करना है। दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसका पति भी उसका साथ नहीं देता है। अंत में मजबूर होकर वो वापस अपने मायके पहुंच जाती है, अपने ससुराल का साथ छोड़ देती है। दोस्तों, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, एक दिन पहुंच ही जाती है, वो कामयाब हो जाती है। उसने जो भी अपना सपना बुना था, उस सपने को आज उसने साकार कर लिया। उसके बाद आगे की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त था। कलेक्टर ऑफिस के जितने भी स्टाफ थे वो सारे अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने नए अधिकारी के वेलकम के लिए खड़े थे। तभी एक चमचमाती हुई स्कॉर्पियो वहाँ पहुँचती है। उस स्कॉर्पियो का गेट जैसे खोला जाता है, एक महिला अधिकारी उस गाड़ी से नीचे उतरती है, जिसने एक ब्लू कलर की बहुत ही अच्छी साड़ी पहन रखी थी। उसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में डायरी। ये देखते ही सारे स्टाफ उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं। सब एक एक कर उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं। सबके हाथ से वो फूलों का गुलदस्ता लेती है। आखिर में एक और वहाँ का स्टाफ खड़ा था जिसका नाम था राजेश, उसके हाथ से भी वो फूलों का गुलदस्ता लेती हैं और अपने केबिन की तरफ चली जाती हैं। अपने केबिन में जाने के बाद अब बड़ा बाबू एक एक करके हर स्टाफ का उनसे परिचय कराते हैं। ये देखकर वो बड़ा बाबू से बोलती हैं कि बड़ा बाबू, आप क्यों सबका परिचय करा रहे हैं, ये लोग खुद अपने बारे में बताएंगे। तभी वहाँ राजेश आता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं 2 साल से यहाँ पर क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ। इतना बताकर वो झट से उस केबिन से बाहर निकल जाता है। ये देखकर बड़ा बाबू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर राजेश ने ऐसा क्यों किया। न जाने मैडम क्या सोच रही हूँ उसके बारे में। बाद में बड़ा बाबू उसके पास जाकर पूछते हैं कि राजेश, तुम्हें इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था, मैडम क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। राजेश बोलता है कि मैडम को जो सोचना है सोचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद राजेश अपने काम में लग जाता है। कलेक्टर मैडम की एक बहुत ही अच्छी खासियत थी, उनका बहुत ही एक अच्छा आदत था कि हर सुबह वो अपने केबिन में जाने से पहले अपने स्टाफ से मिलती थी और सबको गुड मॉर्निंग विश करती थी। उन्होंने देखा कि 2 दिन से राजेश ऑफिस नहीं आ रहा है। वो बड़ा बाबू से पूछते हैं कि क्या राजेश ने छुट्टी ली है। तो बड़ा बाबू बताते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो बड़ा बाबू को बोलती हैं कि आप पता कीजिए कि क्यों वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। अगले दिन जब राजेश ऑफिस पहुंचता है, मैडम की केबिन में जाता है। मैडम पूछती हैं कि ये आपका घर नहीं है, कि जब आपका मन होगा आप ऑफिस आएंगे, जब मन नहीं होगा ऑफिस नहीं आएंगे। राजेश, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप ऑफिस 2 दिन से क्यों नहीं आए थे। वो कुछ नहीं बोलता है। बार बार पूछने के बाद एक बैग वो जवाब देता है कि मैं सरकार का नौकर हूँ, आपका नौकर नहीं हूँ कि मैं हर बात की जानकारी आपको दूँ। मेरी छुट्टी बाकी थी, इस वजह से मैं 2 दिन ऑफिस नहीं आया। इतना कहकर वो केबिन से बाहर निकल जाता है। बड़ा बाबू से पूछती हैं कि ये इस तरह क्यों बिहेव करता है बार बार। तो बड़ा बाबू बताते हैं कि जब से ये यहाँ पर आया है ये इसी तरह रहता है, ना ऐसा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, किसी से ये अच्छी तरह से बात नहीं करता है, हमेशा काम में लगा रहता है, अपनी ही ज़िंदगी में ये मगन रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कलेक्टर साहब की हर जगह तारीफ़ हो रही थी। उसी ऑफिस में ब्रजेश नाम का भी एक स्टाफ था। उसी के टेबल से होकर हर एक टेंडर पास होता था। वो हर एक टेंडर के बदले में अच्छा खासा कमीशन लेता था और इस कमीशन के पैसे को वो ऊंचे अधिकारी तक पहुंचाता था। मैडम से पहले जो कलेक्टर थे उन्हें भी वो इस कमीशन के पैसे को उन तक भी पहुंचाता था। जैसी संगीता ठाकुर को इस बात की जानकारी होती है वो नाराज़ हो जाती हैं। अब उन्होंने ब्रजेश के हर एक टेंडर को कैंसिल करना शुरू कर दिया। वो समझ गई थी कि ब्रजेश हर एक टेंडर जो पास करता है उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। इसको लेकर ब्रजेश बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ऑफिस में अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है। वो मैडम के ख़िलाफ़ ऑफिस में ही भला बुरा बोलना शुरू कर देता है। वो अब मैडम को ऑफिस में ही भला बुरा बोलना शुरू कर देता है।
जैसे ही मैडम ने उसके टेंडर को रोकना शुरू किया, अब ब्रजेश मैडम के खिलाफ अनाप शनाप ऑफिस में हर एक स्टाफ को बोलता था। ये बात अब राजेश को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्से में आ जाता है और एक दिन वो ब्रजेश से लड़ाई करने पर उतारू हो जाता है। दोनों के बीच बहस होती है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। हल्ला हंगामा सुनने के बाद मैडम अपने केबिन से बाहर निकलती हैं। वो सारे लड़ाई को ख़त्म करा के अपने केबिन में वापस लौटती हैं और बड़ा बाबू को बोलती हैं कि ये लड़ाई किस वजह से हो रही थी। बड़ा बाबू बताते हैं कि ब्रजेश आपके खिलाफ कुछ अनाप शनाप बोल रहा था, जिसकी वजह से राजेश उसके साथ उलझ गया और इसी वजह से लड़ाई हुई। अब राजेश को केबिन में बुलाया जाता है। मैडम पूछती हैं कि तुम ब्रजेश से क्यों लड़ाई कर रहे थे? तो राजेश ने बताया कि वो आपके खिलाफ कुछ बोल रहा था। तो मैडम ने पूछा कि मेरे से खिलाफ जो भी बोलेगा क्या तुम सबसे जाके लड़ते रहोगे? तुम्हारा क्या मतलब इस लड़ाई झगड़े से? तुम अपने काम से मतलब रखो। राजेश बोलता है कि आप मेरी ज़िंदगी से गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपको भला बुरा बोल दे और मैं सुन लूँ। मेरे सामने अगर कोई आपको भला बुरा बोलेगा तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। इतना कहकर वो केबिन से बाहर निकल जाता है। मैडम की आंखों में आंसू आ जाती है। मैडम अपनी आंखों की आंसू को पोंछती हैं। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 दिन के बाद अब मंत्री जी का वहाँ प्रोग्राम होता है कि उस कलेक्टर ऑफिस में मंत्री जी आने वाले थे। सारे स्टाफ को हिदायत दी जाती है कि सारे स्टाफ उस दिन सवेरे पहुँच जाएंगे, लेकिन उस दिन राजेश ऑफिस नहीं आता है। मैडम ये पता करती हैं कि राजेश आज ऑफिस क्यों नहीं आए, तो बड़ा वो बताते हैं कि किसी के साथ उसकी कल शाम लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो आईसीयू में एडमिट है। इतना सुनते ही मैडम घबरा जाती हैं। वो सारे प्रोग्राम को छोड़ती हैं और अपने ड्राइवर के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो देखती हैं कि राजेश आईसीयू में एडमिट है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। वो डॉक्टर से मिलती हैं और डॉक्टर को सख्त हिदायत देती हैं कि किसी भी तरह करके राजेश की जान को बचाना है, कोई भी कमी उसके इलाज में नहीं होनी चाहिए। जैसे वो वापस आती हैं, पता चलता है कि मंत्री जी आए थे मगर गुस्से में वो वहाँ से वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद राजेश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। राजेश ऑफिस तो नहीं आ रहा था, वो अब घर पर ही रेस्ट कर रहा था। एक दिन जब संगीता के पास कुछ काम नहीं था, उस दिन संगीता फ्री थी, वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि गाड़ी निकालो, मुझे राजेश के घर जाना है। वो राजेश के घर पहुंच जाती हैं अपनी फोर्स के साथ। वहां पहुंचकर वो देखती हैं कि राजेश अपने बिस्तर पर लेटा है, उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियाँ बंधी थी। वो खुद से उठकर दवाइयाँ और पानी लेने में भी असमर्थ था। वो जाती हैं, उसके हाथ में पानी देती हैं और दवाई देती हैं। दवा खाने के बाद राजेश पूछता है कि मैडम आप यहाँ क्यों आई हैं? मैडम बताती है कि मैं तुम्हें देखने आई हूँ। राजेश बोलता है मैडम आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ऑफिस में ना जाने लोग क्या क्या सोचेंगे आपके बारे में। मैडम बोली ये तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जब तुम मेरी बातों को लेकर ब्रजेश से लड़ाई कर रहे थे। उस दिन भी तो ऑफिस में ना जाने क्या क्या बातें हुई होंगी। मैडम अब राजेश को बोलती है कि राजेश तुम्हारे कमरे के अंदर देखो कितना गंदगी फैला है, कितना कचरा फैला हुआ है। तुम अपने पत्नी और अपने बच्चों को साथ क्यों नहीं रखते? क्या तुमने उन लोगों को भी छोड़ दिया है क्या? राजेश बोलता है कि संगीता तुम मेरे घर से गई थी, मेरी ज़िंदगी से नहीं। आज भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने आज तक शादी नहीं की है। इतना सुनने के बाद संगीता की आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो अपने आंखों के आंसू को पोंछती है। वो बोलती है कि अगर यही प्यार तुमने पहले दिखाया होता तो शायद आज हम दोनों साथ होते हैं। तुमने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया था। राजेश बोलता है कि मैंने जानबूझकर आपको अपने घर से निकाला था। अगर मैंने आपको अपने घर से ना निकाला होता तो शायद आज आप अधिकारी ना बनती। मैं जानता था कि आप जब तक मेरे घर पर रहेंगी, मेरे घर वाले आपको पढ़ने नहीं देंगे, मेरे घर वाले हमेशा आपसे काम कराते रहेंगे। अगर मैं उस वक्त आपको अपने घर पर रोक लेता तो आप आज अधिकारी ना बन पाती। मैंने जानबूझकर आपको खुद से दूर किया, अपने घर से दूर किया, अपने घर से जाने के लिए कहा। मैं जानता था कि आप जब तक इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप कुछ बन नहीं सकती। इस वजह से मैंने आपको अपने से दूर किया था। संगीता उस बेड से उठती हैं और बाहर निकलती हैं और अपने स्टाफ को बोलती हैं कि आप सारे लोग अपने घर चल जाइए, मैं कल ऑफिस पहुंच जाऊंगी। उसके बाद वो दरवाजे को बंद करती हैं, अंदर आकर वापस बैठती हैं और राजेश के गले में लिपट कर रोने लगती हैं। बोलती हैं राजेश मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार था। तुमने जानबूझकर मुझे खुद से अलग किया था। मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, इस वजह से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। लेकिन आज जब मुझे मालूम हो गया कि तुम इस तरीके से मेरे साथ थे, मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। मुझे माफ़ कर दो राजेश, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गलत समझती थी। उसके बाद दोनों पति पत्नी अब एक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले में लिपट कर अपने सारे दुख दर्द को भूल जाते हैं। दोस्तों यही थी कहानी। कैसी लगी आपको? अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।